डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इसकी 7 विशेषताओं के बारे में पूर्व में पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे की जो 8वीं विशेषता है उसको पढ़ते हैं। और जो ये 8वीं विशेषता है वो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसमें हम बता सकते हैं कि जिस प्रकार संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली के लिए ब्रिटेन को आदर्श उदाहरण माना जाता है, उसी प्रकार अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संबंध में अमेरिका की चर्चा होती है। जहां संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है, वहीं अध्यक्षीय जो प्रणाली है उसमें क्या है, एकल कार्यपालिका होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति को कार्यपालिका की शक्तियां प्रदान की गई है, जो मूलतः लॉक तथा मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा चुना जाता है, जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राष्ट्रपति के सहयोगी मंत्रीगण विधायिका के सदस्य भी नहीं होते हैं, वे केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। अगली जो विशेषता है वो है न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। संघीय शासन व्यवस्थाओं में न्यायपालिका की सर्वोच्चता एक प्राथमिक आवश्यकता होती है, क्योंकि केंद्र व राज्यों के बीच में किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़ा होने की स्थिति में क्या है, उसका फैसला जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका करती है। इस प्रकार संविधान की व्याख्या और केंद्र राज्य विवादों के क्रम में क्या है, यह न्यायपालिका क्या है, जरूरी है। ब्रिटेन में जहां संसद की सर्वोच्चता है, वहीं अमेरिका में न्यायपालिका को उच्च स्थान प्रदान किया गया। यद्यपि अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार न्यायपालिका को परंपरा के रूप में प्राप्त हो चुका है, फिर भी वास्तव में यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है। विगत 2 शताब्दियों में अमेरिकी न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति, कांग्रेस, राज्य विधानमंडलों तथा प्रशासनिक संगठनों के अनेक कानूनों व निर्णयों की समीक्षा कर क्रांतिकारी निर्णय दिए। तो इस प्रकार से क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो एक अमेरिकी संविधान की विशेषता है। अगली जो विशेषता है वो है मौलिक अधिकार। इसमें हम बता सकते हैं, यद्यपि अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में मौलिक अधिकारों की स्पष्ट झलक दिखाई देती है, किंतु फिलाडेल्फिया सम्मेलन में निर्मित किए गए मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश नहीं था। सन 1791 में संविधान में किए गए पहले 10 संशोधनों के माध्यम से संविधान में विधिवत मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। इसके पश्चात 13वें, 14वें और 15वें संशोधनों के द्वारा भी मौलिक अधिकारों में वृद्धि की गई। अमेरिका में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में बता देता हूँ। एक तो ये है कि पहले संशोधन से जो जोड़ा गया कि उसमें क्या है, धर्म, भाषण, प्रेस तथा आवेदन पत्र की क्या है, स्वतंत्रता है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो शस्त्र रखने या धारण रखने का अधिकार है। तीसरा जो है, शांति काल में कोई भी सैनिक किसी मकान में स्वामित्व की अनुमति के बिना तथा युद्ध काल में राज्य के आदेश को निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना नहीं रह सकता है। चौथा जो मूल अधिकार है वो है व्यक्ति, परिवार, घर तथा सामान की अनुचित तलाशी नहीं ली जाएगी। पांचवा जो मौलिक अधिकार है वो है उचित कानूनी प्रक्रिया को अपनाए बिना किसी के जीवन या संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। एक अपराध के लिए एक बार सजा तथा स्वयं के विरुद्ध गवाही की बाध्यता से मुक्ति रहेगी। छठी जो विशेषता है वो है सभी फौजदारी अभियोगों में अभियुक्त को तुरंत तथा सार्वजनिक न्यायिक कार्रवाई का अधिकार होगा तथा निष्पक्ष जूरी व वकील की सहायता की मांग हो सकेगी।
सातवां जो मौलिक अधिकार है वो है $20 से अधिक दीवानी मामलों में जूरी की मांग करने का अधिकार है। आठवां जो मौलिक अधिकार है वो है अत्यधिक जमानत, अत्यधिक जुर्माना तथा अत्यधिक कठोर दंड से क्या है सुरक्षा प्रदान की गई। नौवें मौलिक अधिकार में कहा गया है ऐसे मानवीय अधिकार जो संविधान में वर्णित नहीं हैं तथा मानव जीवन के लिए आवश्यक है वे ही अमेरिकी नागरिकों को प्रदान किए जा सकेंगे। 10वां है ऐसी शक्तियां जो संघ सरकार को नहीं दी गई है तथा राज्यों के लिए मना नहीं की गई है वे राज्यों या जनता के लिए क्या है सुरक्षित रहेगी। इसी प्रकार 11वां जो है वो दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। 12वां जो है कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण देता है। 13वां जो है जाति, रंग, प्राचीन दासता के आधार पर नागरिकों से वंचित नहीं किया जा सकेगा और न ही उनसे कि क्या है मताधिकार छीना जा सकेगा। इस प्रकार से क्या है ये मूल अधिकार दिए गए हैं। वास्तव में अमेरिकी संविधान में जो ये मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं इन्होंने क्या संपूर्ण विश्व को एक राह दिखाई, क्योंकि इन्होंने क्या सन 1791 में क्या है मूल अधिकार जोड़ दिए थे। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि वे अधिकार भी मौलिक अधिकारों में सम्मिलित हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन राष्ट्रहित में मौलिक अधिकार कभी भी असीमित नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से क्या है मौलिक अधिकारों के संबंध में अमेरिकी संविधान में बताया गया है। अगली जो विशेषता आती है वो है दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और वहाँ क्या है संघ व राज्य दोनों स्तर पर क्या है नागरिकता का प्रावधान है। अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी राष्ट्रीय नागरिकता तथा संबंधित राज्य जहाँ का वह निवासी है वहाँ की नागरिकता भी धारण करता है। तो इस प्रकार से वहाँ क्या है दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अगली जो विशेषता है वो है शक्ति पृथक्करण की। अमेरिकी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में स्पष्टतः यह वर्णन नहीं किया गया है कि शासन के तीनों अंग पूर्णतया पृथक होंगे। फिर भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है वहाँ क्रियान्वित दिखाई देता है। अनुच्छेद 1 कानून निर्माण की समस्त शक्तियाँ कांग्रेस में निहित करता है, जबकि अनुच्छेद 2 कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 3 जो है वो समस्त न्यायिक शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को सौंपता है। शासन की शक्तियों के केंद्रीकरण के माध्यम से क्या है निरंकुशता का प्रसार होता है, अतः नागरिक स्वतंत्रता को संकट हो सकता है। वास्तव में अमेरिकी शासन व्यवस्था में शासन के तीनों अंगों को एक दूसरे से पूर्णतया पृथक नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया। तीनों अंग एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्त है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता करती है तथा उसे निर्धारित अवधि से पूर्व हटा नहीं सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया तो जा सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और समय साध्य है। इसी प्रकार राष्ट्रपति कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति तो करता है, किंतु उन्हें सिवाय महाभियोग के साधारण परिस्थिति में हटा नहीं सकता। इसी प्रकार विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। तो ये जो है यहाँ इसमें क्या है एक दूसरे को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। अगली जो विशेषता है वो है चेक एंड बैलेंस, जिसको कहते हैं अवरोध व संतुलन की। इसमें क्या है कि शासन के तीनों अंगों को जहाँ एक और परस्पर स्वतंत्र रखा गया है, ये हमने अभी शक्ति पृथक्करण में पढ़ा, वहीं दूसरी ओर इन्हें आपस में क्या नियंत्रित भी किया गया है। शासन व्यवस्था को प्रभावी, व्यवहारिक, कुशल तथा उत्तरदायी बनाने के लिए अवरोध व संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। संविधान निर्माताओं को स्पष्ट था कि किसी भी अंग की पूर्ण स्वतंत्रता या जवाबदेहिता से शक्ति का तात्पर्य निरंकुशता का प्रसार होगा। अतः तीनों अंगों को स्वतंत्रता के साथ साथ नियंत्रण का स्वाद भी चखना पड़ता है। तो इसमें कुछ क्या ऐसे बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम क्या है बता सकते हैं कि अवरोध व संतुलन है। जैसे एक तो ये बताया गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालक सत्ता अवश्य है,
किंतु बजट का अनुमोदन कांग्रेस करती है। राष्ट्रपति सर्वोच्च सेना अध्यक्ष है तथा युद्ध की घोषणा कर सकता है, किंतु इस घोषणा की पुष्टि कांग्रेस करती है। यानी शक्तियां तो राष्ट्रपति को दे दी, लेकिन उस पर क्या है, अनुमोदन है या पुष्टि है, वो क्या है, कांग्रेस के पास आ गया। इसी प्रकार राष्ट्रपति के द्वारा की गई संधियां तथा उच्च पदों पर नियुक्तियों को सीनेट के 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलना जरूरी है। महाभियोग की प्रक्रिया भी कांग्रेस का अंतिम तथा सर्वोच्च प्रभावी अस्त्र है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के किसी भी आदेश या कृत्य को न्यायपालिका के द्वारा परीक्षण या व्याख्या के अंतर्गत लिया जा सकता है। यदि न्यायिक पुनरावलोकन में ऐसा आदेश संविधान के विरुद्ध पाया जाए तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह भी कहा गया है, चेक बैलेंस में व्यवस्था है कि कांग्रेस पर भी राष्ट्रपति का किंचित नियंत्रण होता है। उदाहरण के तौर पर कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अधिनियम नहीं बन सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के पास सस्पेंसिव वीटो, जिसको हम विलंबनकारी निषेधाधिकार कहते हैं, तथा जेबी वीटो, जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं, निषेधाधिकार, वो होते हैं, इनका वो उपयोग कर सकता है। इस तरह राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेजकर, राष्ट्र के नाम अपील करके तथा कांग्रेस के सदस्यों से संपर्क करके वह कानून निर्माण की प्रक्रिया में क्या प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा कांग्रेस के द्वारा जो बनाए गए कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन भी हो सकता है। न्यायपालिका पर भी कांग्रेस तथा कार्यपालिका का नियंत्रण है। कांग्रेस ही न्यायाधीशों की संख्या, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें निश्चित करती है और राष्ट्रपति द्वारा की गई न्यायाधीशों की नियुक्तियों का सीनेट के द्वारा क्या अनुमोदन होता है। इसी प्रकार संघीय न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार भी कांग्रेस के द्वारा सीमित किया जाता है। न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटाने की शक्ति भी कांग्रेस में निहित है। तो शक्ति पृथक्करण तथा अवरोध संतुलन के इन सिद्धांतों के लागू होने के पश्चात भी अमेरिकी शासन व्यवस्था त्रुटि रहित नहीं है, क्योंकि अव्यवस्था, कुप्रशासन, असफलता तथा विवादों के समय तीनों अंग जो हैं वो एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। अतः समन्वय की कमी भी कई बार आ जाती है। तो ये जो चेक एंड बैलेंस है, ये क्या है, अमेरिका की एक खास विशेषता है। इससे क्या है, कोई जो अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो हावी नहीं हो सकता। इसके बाद में इसमें अमेरिकी संविधान में कुछ परंपराएं और रूढ़ियां भी हैं। जैसे देखते हैं हम कि एक तो क्या है, अमेरिकी संविधान जो है संघीय संविधान के अत्यंत संक्षिप्त तथा सरल है, जिसमें शासन के बहुत से पक्ष जो हैं विस्तार पूर्वक और स्पष्टता से वर्णित नहीं किए गए। अतः संविधान संशोधनों, कांग्रेस के कानूनों, प्रशासनिक आदेशों, न्यायिक व्याख्याओं के साथ साथ कुछ ऐसी परंपराएं भी विकसित हो गई हैं जो अमेरिकी जनमानस, शासन व्यवस्था तथा राजनीतिक दलों द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। इसमें से कुछ परंपराओं के बारे में थोड़ा सा मैं उल्लेख कर देता हूँ। जैसे संविधान में राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल का प्रावधान नहीं है। संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक कार्यकारी विभाग के प्रमुख अधिकारी से राष्ट्रपति लिखित रूप से विचार मांग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ने विभागीय मंत्रियों की नियुक्ति करनी प्रारंभ कर दी, जो क्या है, मंत्रिमंडल कहलाता है। दूसरी परंपरा ये भी पड़ गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से न होकर अब क्या प्रत्यक्ष विधि से होने लगा है, जो संविधान में वर्णित जो आदर्श हैं उसके विपरीत भी है और फिर सर्वमान्य भी है। एक परंपरा ये भी है कि नए राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण करने पर सभी राजदूतों द्वारा त्यागपत्र देने की परंपरा बन गई है, ताकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से क्या है, राजदूत नियुक्त कर सके। यह भी परंपरा है कि सभी प्रत्यक्ष निर्वाचन जो होते हैं वो मंगलवार को होते हैं, और ये भी परंपरा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय क्या शुक्रवार को सुनाता है। और ये भी परंपरा है कि राष्ट्रपति को मिस्टर प्रेसिडेंट तथा गवर्नर को हिज एक्सीलेंसी के नाम से संबोधित किया जाता है। कनाडा के संविधान में ईश्वर का वर्णन है, जबकि अमेरिका के संविधान में कहीं पर भी ईश्वर का उल्लेख नहीं है, जबकि अमेरिकी कांग्रेस का सभा भवन ईश्वरीय सत्ता को श्रद्धापूर्वक स्वीकारता है। अध्यक्ष के आसन के ऊपर दीवार पर लिखा गया है, इन गॉड वी ट्रस्ट, हमें ईश्वर पर विश्वास है। एक परंपरा ये भी है कि अमेरिकी सीनेट में एक परंपरा के अनुसार किसी भी विधेयक या प्रस्ताव पर कोई भी सदस्य कितनी देर तक बोल सकता है।
इस परंपरा का दुरुपयोग करते हुए बहुत से सदस्य कानून निर्माण में सुनियोजित व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जबकि अध्यक्ष अर्थात उपराष्ट्रपति है उन्हें रोकता नहीं है, क्योंकि उनको तो आज़ादी है। यह व्यवस्था क्या कहलाती है? फिलीबस्टर कहलाती है। इसी प्रकार एक और परंपरा भी है कि अमेरिकी राज्यों में गवर्नर को यह शक्ति है कि वह निर्वाचन जिला क्षेत्रों का सीमांकन करे। इस शक्ति का दुरुपयोग करते हुए गवर्नर ऐसा सीमांकन करते हैं जिससे उनके दल के समर्थकों को ज़्यादा लाभ मिलता है। राज्यपाल गैरी के नाम से यह परंपरा चल रही है, इसलिए इसको क्या है, गैरीमैंडर भी कहते हैं। सीनेट का कुछ शिष्टाचार भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत से उच्च पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार है। इन अधिकारियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: राजदूत तथा राजनयिक, केंद्रीय विभागों के मंत्री, सचिवालय के अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के कार्य करने वाले केंद्रीय अधिकारी। ये जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों को नियुक्ति से पूर्व सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। तो उपरोक्त जो प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की सूची है उसमें सीनेट के पूर्ण सदन में प्रस्तुत की जाती है, जबकि अंतिम श्रेणी जो है राज्य के कार्य करने वाले केंद्रीय अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति की सूची सीनेट में रखने से पूर्व राष्ट्रपति संबंधित राज्य के सीनेटरों से परामर्श कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में सीनेट के अन्य सदस्य भी अवरोध उत्पन्न नहीं करते तथा सूची को स्वीकृति दे देते हैं। राष्ट्रपति सीनेटरों के प्रति और सीनेट के सदस्य साथी सदस्यों के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शित करते हैं। यही क्या कहलाता है? सीनेट का शिष्टाचार कहलाता है। इस प्रकार अमेरिका संविधान जो है उसमें कई परंपराएं विकसित हो चुकी है। इस संबंध में प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था कि सरकार के वास्तविक चरित्र के निर्माण में समय और परंपराएं उतनी आवश्यक है जितनी कि वे किसी मानवीय संस्था के लिए हो सकती है। तो इस प्रकार से अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की जिज्ञासा और आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें।